आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे +2 अकाउंटेंसी मॉडल टेस्ट पेपर के थ्योरी के क्वेश्चंस को। ये पेपर जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 2024-25। तो आइए करते हैं थ्योरी के क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ख्याति के मूल्यांकन की दो विधियों का वर्णन करें। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ख्याति के मूल्यांकन की दो विधियां, पहली है औसत लाभ विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड है अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ख्याति की गणना ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल के साथ आपको दिया हुआ है थ्योरी का क्वेश्चन। चॉइस है, आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, थ्योरी भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी साझेदारी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो साझेदारी फर्म में होने वाले मुख्य संयोजनों का वर्णन करें। यह आपका 4 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की एक स्थिति नए साझेदार का प्रवेश है जिसमें एक नए साझेदार को सभी साझेदारों की सहमति से प्रवेश दिया जाता है। जो साझेदारी फर्म का जो पुनर्गठन होता है इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये कब कब होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये होता है जब वर्तमान के जो साझेदार हैं वो अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं। एक बात ये होगी। और दूसरा, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, या कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, या जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, या जब दो साझेदारी फर्म में आपस में मिलती हैं तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो नया साझेदार का प्रवेश क्या है, ये भी एक स्थिति है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की। तो फर्म में एक नया साझेदार के प्रवेश से साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे साझेदार को आने वाला साझेदार या नया साझेदार कहा जाता है। तो एक नए साझेदार के प्रवेश पर बहुत से संयोजनों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मुख्य संयोजन इस प्रकार हैं। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ता है। वो इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि भविष्य में जो लाभ होंगे अब वह इस अनुपात में बांटे जाएंगे। सेकंड होता है त्याग अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्योंकि जब कोई नया साझेदार आता है तो उसके आने से पुराने साझेदारों के हिस्सों में क्या होती है, कमी। तो इसको निकाला जाता है और इसी अनुपात में जो नया साझेदार है वो ख्याति की राशि जो है देता है। अब थर्ड होता है ख्याति का मूल्यांकन करना एवं लेखांकन करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और फोर्थ जो एडजस्टमेंट होती है वो होती है संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनः मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और पांचवा संचय संचित लाभ या हानियों का लेखांकन व्यवहार। जो भी संचय होते हैं, बचाए हुए लाभ या हानियाँ होती हैं, उनको भी फिर बांटा जाता है। और लास्ट में पूंजी का संयोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये संयोजन जो है करने पड़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका न्यूमेरिकल के साथ भी है। इसमें आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं पार्टनरशिप का, या आप थ्योरी भी कर सकते हैं। तो आपको जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो है, जब किसी साझेदारी फर्म से कोई साझेदार सेवानिवृत्त होता है तो साझेदारी फर्म में होने वाले विभिन्न संयोजनों का वर्णन करो। तो यहाँ पर है कि जब कोई रिटायर हो रहा है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है।
तो पिछला जो था वो था कि जब कोई आता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पर हो गया जब कोई रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, तो क्या क्या संयोजन करने पड़ते हैं। तो देखते हैं इसको। तो एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने समय किए जाने वाले संयोजन। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया, ये जो आपको स्थितियां बताई मैंने, एक जब वर्तमान के साझेदार जो हैं लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं, या कोई नया साझेदार आता है या रिटायर होती है, तो ये साझेदारी फर्म का क्या होता है, ये एक पुनर्गठन होता है। इसमें एक वर्तमान साझेदार फर्म छोड़ता है और शेष साझेदार नए समझौते के अंतर्गत फर्म के व्यवसाय को चलाते रहते हैं। तो अवकाश ग्रहण में क्या होगा कि एक जो पार्टनर है वो तो छोड़ करके फर्म को चला जाएगा, जो बाकी जो बचेंगे वो उसको क्या करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो इसी को ही हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन बोलते हैं। तो एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय निम्नलिखित संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो क्या क्या होती है, वही पहला नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी पड़ती है, और सेकंड जो है गेनिंग रेशो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ती है। क्योंकि जब एक साझेदार सेवानिवृत्त होगा तो उसके जाने से उसका जो हिस्सा जो है वो पुराने साझेदार आपस में बांटेंगे। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो क्या की जाती है, निकाली जाती है, और उस गेनिंग रेशो में ही जो सेवानिवृत्त होने वाला साझेदार क्या करता है, ख्याति की राशि कौन से लेता है। फिर थर्ड होता है ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके साथ साथ संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन करनी पड़ती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो जो भी संचय हैं, लाभ और हानियाँ हैं, उनका भी संयोजन किया जाता है, उनको बांटा जाता है। इसके बाद अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण, उसके बाद कितना जो है अमाउंट उसको पे होगा, कितना उसको मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। फिर पूंजी खातों का संयोजन, फिर जो पार्टनर बचे हुए हैं वो अपनी कैपिटल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसके साथ साथ अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के दावों का निपटारा, तो फिर उनकी सेटलमेंट करते हैं कि कितना उसको देना है। और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के ऋण खाते का निर्माण, तो अगर उसको पूरी की पूरी सेटलमेंट नहीं की जाती है, कुछ एक कैश में उसको पेमेंट कर दी जाती है, और जो बच जाता है तो उसके फिर जो है लोन अकाउंट को भी क्रिएट किया जाता है। तो ये संयोजन करने पड़ते हैं जब एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 जो है यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल दिया है, तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल के साथ आप थ्योरी भी कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल है, और 2 मार्क्स के आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, इस थ्योरी में पूछे गए हैं। तो पहला है साझेदारी के समापन तथा साझेदारी फर्म के समापन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले इसको करते हैं। तो सबसे पहला है साझेदारी का विघटन या समापन और फर्म के विघटन में अंतर। तो अंतर का आधार सबसे पहले आ गया साझेदारी का समापन, या इसको विघटन भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया साझेदारी फर्म का समापन, इसको विघटन भी बोलते हैं। तो अर्थ साझेदारी के समापन से आशय साझेदारों के मध्य वर्तमान संबंधों में परिवर्तन से है। तो देखो जो साझेदारी का समापन क्या होता है, आपको मैंने बताया पहले भी कि जब जो साझेदार हैं वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में चेंज करने का निर्णय लेते हैं, या कोई साझेदार जो है नया फर्म में प्रवेश करता है, या कोई अवकाश ग्रहण करता है, या किसी साझेदार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनमें जो है सिर्फ किस में होता है परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन होता है, और जो बिजनेस है, वो जो व्यवसाय है, साझेदारी व्यवसाय है, वो चलता रहता है। लेकिन साझेदारी फर्म के समापन में क्या होता है, फर्म के समापन का आशय सभी साझेदारों के बीच आपसी संबंधों की पूर्ण समाप्ति से है। तो इसमें जो भी संबंध है वो क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से समाप्त। इसमें किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं रहेगा, और इसमें जो संबंध है साझेदारी के समापन में संबंधों में परिवर्तन होगा, और दूसरे में संबंध पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और दूसरा जो अंतर का आधार है वो है व्यवसाय का चालू रहना।
साझेदारी के समापन पर फर्म का व्यवसाय चालू रहता है और फर्म के विघटन पर फर्म का व्यवसाय समाप्त हो जाता है। तो जब साझेदारी फर्म का समापन हो जाए, साझेदारी फर्म का, तो जो फर्म जो है वो काम करना क्या कर देती है, बंद। अब आगे को काम नहीं होगा। लेकिन साझेदारी के समापन में सिर्फ संबंध ही होंगे चेंज, और जो आपका काम है वो चलता रहता है। तो साझेदारी के समापन में व्यवसाय चलता रहता है और यहाँ पर जो है व्यवसाय आपका समाप्त हो जाता है। थर्ड होता है लेखा पुस्तकों का बंद होना। साझेदारी के विघटन पर लेखा पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि व्यवसाय का अंत नहीं होता है। तो इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लोज नहीं होते हैं। और जबकि जो आपका साझेदारी फर्म का समापन है, तो फर्म के समापन की स्थिति में फर्म की सभी लेखा पुस्तकों को बंद करना पड़ता है। तो इसमें लेखा पुस्तकें हो जाएंगी बंद, और इसमें बंद नहीं होगी क्योंकि जो आपका व्यवसाय है वो तो चलता ही रहेगा। इसके बाद आ जाता है न्यायालय का हस्तक्षेप। साझेदारी के समापन की दशा में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब जब आप अपने संबंधों में बदलाव कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तब जो न्यायालय आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन फर्म के समापन की स्थिति में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। जब फर्म जो है बंद हो रही है तो कोर्ट जो है क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। और फिफ्थ पॉइंट, संपत्तियों और दायित्वों का निपटारा। साझेदारी के विघटन में संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इसमें रिवैल्यूएशन होगी और फर्म के विघटन की दशा में संपत्तियों की वसूली की जाएगी और दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, इसमें रियलाइजेशन मतलब संपत्तियों को बेचा जाएगा और दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। प्रभाव, साझेदारी के विघटन पर यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का भी विघटन हो। तो जब साझेदारी का विघटन होता है, मतलब उन्होंने अपने संबंधों को क्या किया, चेंज, तो जरूरी नहीं है कि फर्म का विघटन हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है, फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन क्या है, अनिवार्य है। जब फर्म ने काम करना है क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो साझेदारी का विघटन तो क्या हो जाएगा, अनिवार्य होगा ही होगा। अब नेक्स्ट जो है प्रकृति, तो साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है। ये क्या होता है, ऐच्छिक, मतलब अपनी इच्छा से। फर्म का विघटन ऐच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य रूप से भी हो सकता है। तो काम को बंद करना, जैसे फर्म का विघटन करना, ये ऐच्छिक भी हो सकता है, इच्छा से, अनिवार्य भी हो सकता है। लेकिन जो आपका साझेदारी का विघटन है वो आपकी इच्छा के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट वो देखते हैं। सेकंड पार्ट है पुनः मूल्यांकन खाते तथा वसूली खाते में अंतर स्पष्ट करें। इसको देखते हैं अब। तो पुनः मूल्यांकन खाते और वसूली खाते में अंतर। तो सबसे पहले है बनाने का समय कि किस अकाउंट को कब बनाते हैं। तो सबसे पहले लिया है पुनः मूल्यांकन खाता, फिर लिया वसूली खाता। यह साझेदारी के पुनर्गठन अर्थात साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर बनाया जाता है। तो जो पुनः मूल्यांकन खाता है वो कब बनता है, जब वी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, तब ये बनता है। और वसूली खाता यह साझेदारी फर्म के विघटन की अवस्था में बनाया जाता है। जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा, जब साझेदारी फर्म काम करना बंद कर देगी, तब बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। और उद्देश्य, सेकंड पॉइंट, इस खाते के बनाने का उद्देश्य संपत्तियों और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन से होने वाले लाभ और हानि का निर्धारण करना है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें हम मूल्यांकन करते हैं संपत्तियों और दायित्वों का, कि किसकी कितनी वैल्यू बढ़ी है, किसकी कितनी वैल्यू कम हुई है। तो फिर हम लाभ और हानि का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और इस खाते को बनाने का उद्देश्य संपत्तियों के विक्रय और दायित्वों के निपटारे से होने वाले लाभ और हानि का निर्धारण करना है। जो वसूली खाता है, इसमें क्या होता है कि जितनी हमारी संपत्तियां उनको हम बेच देते हैं, और बेचने के बाद जो हमारे पास पैसा आता है उससे हम दायित्वों को कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम लाभ और हानि का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है वो है लेखा। इस खाते में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी का लेखा किया जाता है। तो जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें हम लिखेंगे संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी। जैसे सपोज हमारे पास कोई भवन है जिसकी वैल्यू जो है 5 लाख है, अब वो 7 लाख हो गई, तो 2 लाख जो बढ़ा उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। यह हमारे पास कोई मशीनरी थी,
उस मशीनरी की वैल्यू थी हमारे पास 3 लाख रुपया, अब वो रह गई 2 लाख रुपया। तो जो 1 लाख कमी हुई उसी का हम क्या करेंगे, इसमें लिखा करेंगे। और इस खाते में संपत्तियों और दायित्वों के पुस्तकीय मूल्य तथा बाजार मूल्य का लेखा किया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि एट प्रेजेंट कितनी वैल्यू है। जैसे सपोज अगर संपत्ति की वैल्यू जो है 2 लाख थी, अब 3 लाख है, तो इसमें हम कितना लिखेंगे, 3 लाख रुपये जो है लिखेंगे। तो इसमें हम जो है लिखेंगे पूरे का पूरा मूल्य, और इसमें हम उनमें जो वृद्धि और कमी हुई है उसको हम लेखा करते हैं। फिर आ गया नियमितता। इसे फर्म के जीवन काल में कभी भी एक से अधिक अवसर पर बनाया जा सकता है। मतलब जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हम कभी भी जैसे जो है वो बना सकते हैं जब हमारे को जरूरत पड़ी। जब भी हम साझेदारी फर्म का क्या करते हैं, पुनर्गठन। तो पुनर्गठन कब होता है, जब वर्तमान के साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में चेंज करने का निर्णय लेते हैं, या कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, या कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है, या रिटायर हो जाता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। तो जब भी पुनर्गठन होता है तब इसको हम जो है कभी भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इसे फर्म के जीवन काल में केवल विघटन के समय अर्थात एक ही बार बनाया जाता है। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये बनेगा एक ही बार। कब, क्योंकि हम फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तब ये जो है बनेगा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो न्यूमेरिकल के साथ था। अब आगे देखते हैं थ्योरी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब पार्ट बी में है प्रश्न नंबर 7 जो है अति अभिधान का क्या अर्थ है, वर्णन करो। यह आपका 2 नंबर का है। तो अति अभिधान, तो अति अभिधान एक ऐसी स्थिति है जब एक कंपनी परिवहन के माध्यम से जितने अंशों का निर्गमन करती है उससे अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या हुई, एक ऐसी स्थिति कि कंपनी प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जितने शेयर्स को इशू कर रही है उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशंस रिसीव्ड होती है, उसको बोलते हैं हम अति अभिधान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है अंशों के हरण का क्या अर्थ है, वर्णन करो। ये भी आपका 2 मार्क्स का है। तो यदि कोई अंशधारी आवंटन या किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तब कंपनी को ऐसे अंशधारी के अंशों को जब्त करने का अधिकार होता है। इसे अंशों का हरण कहा जाता है। तो अंशों का हरण क्या होता है कि जैसे किसी जो शेयर होल्डर है उसने शेयर लिए हैं और उससे आवंटन की राशि या किसी कॉल की राशि क्या की जा रही है, मांगी जा रही है, और उस राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। तो जब वो पेमेंट नहीं करेगा तो फिर उसके अंशों को जब्त करने का अधिकार कंपनी के पास होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम अंशों का हरण कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 कूपन दर की दृष्टि से ऋण पत्रों के प्रकारों का वर्णन करो। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कूपन दर, ये इसको ब्याज भी बोलते हैं, के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक हो गया फर्स्ट निश्चित कूपन दर ऋण पत्र, और दूसरा हो गया शून्य कूपन दर ऋण पत्र। तो निश्चित क्या होते हैं, ऋण पत्रों को एक निश्चित ब्याज की दर जैसे 12% अथवा 14% के साथ निर्गमित किया जाता है। तो निश्चित कूपन दर हो गई, कूपन दर होती है ब्याज की दर। तो जहाँ पर जो ब्याज की दर है वो निश्चित है, जैसे आपका 12% हो गया, 10% हो गया, 14% हो गया, इसके साथ निर्गमित किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम निश्चित कूपन दर ऋण पत्र। जैसे 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर या 10% डिवेंचर। तो ये जो परसेंटेज है ये है आपकी निश्चित कूपन दर, ब्याज दर। और शून्य कूपन दर क्या होती है, ऐसे ऋण पत्रों को बिना किसी निश्चित ब्याज की दर के साथ निर्गमित किया जाता है। तो इसमें जो है आपकी ब्याज की दर निश्चित नहीं होगी, इसके साथ जो है अटैच नहीं होगी दर, उसको बोलते हैं हम शून्य कूपन दर। इसे शून्य कूपन दर ऋण पत्र कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका न्यूमेरिकल के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ऋण पत्रों के शोधन का क्या अर्थ है। शोधन की विधियों के 4 नाम लिखें। तो देखते हैं शोधन, ऋण पत्रों का शोधन का मतलब क्या होता है। तो ऋण पत्रों के शोधन से अभिप्राय ऋण पत्रों के संबंध में रहने वाले दायित्वों के भुगतान से है। तो जो भी कंपनी ऋण पत्रों को जारी करके जो है ऋण लेती है तो उनका भुगतान करना, इसको ही बोलते हैं हम ऋण पत्रों का शोधन। तो ऋण पत्रों के शोधन से अभिप्राय ऋण पत्रों के संबंध में रहने वाले दायित्वों के भुगतान से है। अर्थात जो पैसा कंपनी ने ऋण पत्रधारियों से
ऋण पत्रों को जारी करके लिया है उसका क्या करना, भुगतान करना। वो जो पैसा है उसको क्या कर देना, उनसे जो लिया उसको वापिस करना, इसको बोलते हैं हम ऋण पत्रों का शोधन। तो ऋण पत्रों के शोधन की विधियां जो हैं उनके नाम, तो सबसे पहला है एक मुश्त भुगतान विधि, सेकंड है वार्षिक किस्तों में भुगतान विधि, तीसरा है खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों का क्रय विधि, और चौथा है परिवर्तन विधि। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं थ्योरी का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर what heads the following item will be shown in the balance sheet according to companies act। तो कंपनी एक्ट के अंडर जो है आपको बोला है कि किस हेड में जो है ये आएंगी। तो पहला है प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, चौथा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो देखो सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी, उसका जो हेडिंग है वो होता है नॉन करंट एसेट्स, और सब हेडिंग होता है ये टेंजिबल एसेट्स। और दूसरा है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, इसका नॉन करंट एसेट्स और ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तीसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका जो हेडिंग होता है वो होता है करंट एसेट्स, और सब हेडिंग होता है अदर करंट एसेट्स। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इसका जो हेडिंग होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड और डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लसेस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, चालू अनुपात तथा शीघ्र अनुपात में अंतर स्पष्ट करें। ये आपका जो है 2 मार्क्स का है। तो चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात में अंतर, तो सबसे पहले लिख दिया हमने अर्थ। तो चालू अनुपात संस्था की चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध को प्रकट करता है। तो किस किस में संबंध प्रकट करता है ये, चालू संपत्तियों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच। और जो शीघ्र अनुपात है, शीघ्र अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच में संबंध को प्रकट करता है। तो ये लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच संबंध को प्रकट करता है, और जबकि चालू जो है ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में संबंध को प्रकट करता है। और गणना सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या है, चालू अनुपात का है चालू संपत्तियां बटा चालू दायित्व, मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और शीघ्र अनुपात क्विक रेशो का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और आदर्श अनुपात, तो 2:1 को आदर्श चालू अनुपात कहा जाता है, और 1:1 को आदर्श शीघ्र अनुपात, यहाँ पर चालू की जगह क्या आ जाएगा, शीघ्र अनुपात कहा जाता है। तो जो एक आदर्श है, जो आपका चालू अनुपात है वो है 2:1, और जो आपका शीघ्र अनुपात है वो 1:1। अर्थात जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में 2:1 का रिलेशन होना चाहिए वो अच्छा माना जाता है, और इसमें लिक्विड एसेट्स और जो आपका करंट लायबिलिटीज में 1:1 का रिलेशन होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपके पास, रोकड़ प्रवाह विवरण की हानियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आपका 2 मार्क्स का आया हुआ है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं या हानियां, तो सबसे पहला है रोकड़ को सही सही परिभाषित करना कठिन है। मतलब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेते हैं कैश, अब कैश में क्या क्या आएगा तो उसको सही ढंग से हम परिभाषित नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट कमी का जो एक ही है कि चेक, स्टाम्प, पोस्टल ऑर्डर इत्यादि को रोकड़ में शामिल किया जाए या नहीं, इसके संबंध में भी विवाद है। जैसे चेक होता है, स्टाम्प होता है, पोस्टल होता है, पोस्टल ऑर्डर होते हैं, तो इनको कई बार हम ले लेते हैं, कई बार नहीं ले लेते हैं, तो इसके संबंध में भी विवाद हो जाता है। तो ये भी एक इसकी सीमाएं दोष है। और थर्ड है, यह किसी फर्म की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अगर हम देखें कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी जो है कैश फ्लो से ही मापनी है, तो वो ये जो मेथड है ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ क्या लेंगे, कैश ही, ठीक है। तो ये भी उपयुक्त नहीं है। और फोर्थ जो है, यह गैर रोकड़ मद को प्रदर्शित नहीं करता, अतः गैर रोकड़ लेन देन की उपेक्षा होती है। तो मतलब जो जिनका संबंध कैश से नहीं होता, इसमें हम लेते हैं किसको, जिनका संबंध कैश से है, और जो उधार लेन देन हुए हैं उनको हम इसमें नहीं लेंगे। तब भी मतलब जैसे जो है जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, हमारे को ये लेना पड़ता है। तो एक ये भी कमी है कि इसमें हम जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसको हम नहीं लेते हैं। और यह सिर्फ लेखांकन के बुनियादी सिद्धांत अर्थात उपार्जन सिद्धांत को नज़रअंदाज करता है, क्योंकि इसमें हम जो एक्रूड वगैरह होती है इनकम, जैसे ऐसी जो हमने कमाई हमारे को नहीं मिली, या ऐसे खर्चे जो हमारे को देने के लिए हो गए हम नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम नहीं लेते हैं। तो इस सिद्धांत को भी क्या किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है।
और अगला जो इसकी कमी है, यह सिर्फ शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह और बहिर्वाह को प्रदर्शित करता है। तो यह सिर्फ नेट कैश में को ही इसमें लिया जाता है, और जो उधार लेन देन हुए होते हैं उसको हम इसमें नहीं लेते। और यह उपक्रम के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो यदि हमने कोई, हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, तो अगर हमने उसके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालना है तो उसमें हमारे को क्या करना पड़ता है कि कैश के साथ साथ जो एक्रूड हमारे खर्चे इनकम होती है उनको भी लेना पड़ता है। तो यह जो है उपक्रम के शुद्ध लाभ या हानि को प्रकट नहीं करता। तो ये हो गए क्वेश्चंस। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड की सैम्पल पेपर में आए हुए हैं इनको हमने क्या कर लिया, सॉल्व। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।